THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम समझ रहे हैं कि ठीक ही होंगे। एक बार फिर से आपके बहुत प्यारे से चैनल THI एजुकेशन में स्वागत है। हम आप बच्चों फिजिक्स सीख रहे हैं, हम परिचित हैं एक दूसरे से। फिर भी हम एक बार अपना परिचय दे देते हैं। मंगल वर्मा, आपके फिजिक्स टीचर। हम आप मिलकर यूपी बोर्ड की फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों। फिजिक्स में काफ़ी कुछ हम आपने मिलकर सीखा है। आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक है विभवमापी। बच्चों, कुछ बच्चे इस हेडिंग से बड़ी डरते हैं, बड़ी दूर भागते हैं। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे तो इतने दिलचस्प तरीके से ये वीडियो आपके मन में बैठेगी कि लाइफ टाइम ये आपके मन से फिर निकल नहीं पाएगी। तो चलिए शुरू किया जाए आज की टॉपिक विभवमापी। विभवमापी भाई नाम से भी पता चल रही होगी, उसके अलावा भी आप जानते हैं कि विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक उपकरण है, यथार्थ उपकरण है। यथार्थ मतलब बच्चों शुद्ध मान देने वाला उपकरण है। फिर से मन में बैठा लें परिभाषा डेफिनेशन के तरीके से कि विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। अब यथार्थ उपकरण का क्या मतलब है बच्चों? यथार्थ का मतलब समझने के लिए हम चलें, जैसे हम जानते हैं बच्चों विभवांतर ना या विद्युत वाहक बल सामान्य रूप से वोल्टमीटर से नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? आप जानते हैं कि जिस भी परिपथ में विभवांतर या वोल्टमीटर विभवांतर हमें नापना होता है उस परिपथ के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया जाता है। जैसे हम एक सर्किट बनाते हैं बच्चों, देखें ध्यान से। हम मान लेते हैं एक सेल है जो किसी प्रतिरोध में धारा भेज रहा है। हम मान लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E, प्रतिरोध की वैल्यू R है। अब हम मान लीजिए कि भाई कितनी धारा भेज रहा होगा। हम जानते हैं धारा का व्यंजक सेल से ली गई धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल इक्के से जुड़ा हुआ है, हम समझ रहे हैं E है, कुल प्रतिरोध हो गया R। हम समझ गए इतनी धारा बह रही है। अब हमसे कहा जाए भाई प्रतिरोध R का विभवांतर बताइए, तो विभवांतर V हम IR जानते हैं ओम के नियम से या प्रतिरोध की परिभाषा से। I भाई हम मान रख देंगे तो हम समझ रहे हैं कि विभवांतर आ जाएगा बच्चों। अब इसी विभवांतर को नापने के लिए आप वोल्टमीटर लगाएंगे। आप जानते हैं वोल्टमीटर किस क्रम में लगाते थे? आप समांतर क्रम में लगाते थे। और किस प्रकार लगाते थे कि वोल्टमीटर का धन टर्मिनल बैटरी के धन सिरे की ओर और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण सिरे की ओर जोड़ दिया जाए। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। एक वोल्टमीटर लगा दिए यहाँ, ये वोल्टमीटर लग गया बच्चों प्रतिरोध के समांतर क्रम में। धन की तरफ धन लगा दीजिए, ऋण की तरफ ऋण लगा दीजिए, वोल्टमीटर लग गया। अब थोड़ा सा मन में अपने बैठाइए आप, ये दोनों समांतर क्रम में है। जो भी धारा यहाँ से निकली होगी बच्चों, वो धारा जब यहाँ पहुंचेगी तो क्या प्रतिरोध R में अब I के बराबर ही धारा जाएगी कि कुछ कम ज्यादा होगी? आप समझ रहे होंगे यहाँ धारा पहुंची तो दो हिस्से में बढ़ जाएगी। अगर हम मान लें कि R में बहने वाली धारा कुछ भी है तो उसी कुछ धारा का एक हिस्सा मान लें, अगर यहाँ टोटल धारा I हो, R में बहने वाली धारा हम मान लें I1 है, तो हम समझ रहे हैं वोल्टमीटर में जाने वाली धारा I-I1 होगी। अब हम जान गए बच्चों कि जो धारा पहले I बह रही थी, यही I तो पहले थी, हम विभवांतर V बराबर I into R जान गए थे। अब हम समझ रहे हैं कि R में धारा I1 बह रही है जो I से थोड़ा सा कम है। कितना कम है? आप देख रहे हैं I-I1 के बराबर कम है। तो अगर धारा कम हो गई है बच्चों तो विभवांतर भी कम हो गया होगा। इसका मतलब है कि वोल्टमीटर ने शुद्ध मान नहीं दिया। कब शुद्ध दे सकता था वो? अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध R इनफाइनाइट हो, अनंत हो, तो हम समझ रहे हैं कि तब ये परिपथ से कोई धारा नहीं लेगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस आने वाली टोटल धारा प्रतिरोध से होकर जाएगी। तो हम जान रहे हैं कि तब जो हमें विभवांतर मिलेगा बच्चों वो एकदम शुद्ध मिलेगा। लेकिन
हम जान रहे हैं कि प्रतिरोध अनंत कब हो सकता है, या तो तार कट जाएगा तो फिर काम नहीं करेगा, और अगर तार नहीं कटा हुआ है तो प्रतिरोध अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर व्यवहार में बनाया नहीं जा सकता। अब अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर व्यवहार में बनाया नहीं जा सकता है तो, और आप कह रहे हैं भाई बिना प्रतिरोध अनंत हुए वोल्टमीटर शुद्ध मान दे नहीं सकता है, तो हम इसका मतलब समझ गए कि वोल्टमीटर से हम कभी भी शुद्ध मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब अब हमको उसका विकल्प चाहिए, वो हरदम रीडिंग गलत तो देंगे नहीं है भाई। एक बार काम चल जाए, मान लीजिए कहीं थोड़ी सी गलती हो जाए, काम चल जाएगी, लेकिन अब सब जगह गलती नहीं की जाएगी। तो भाई विभवांतर नापने के लिए हमको एक यथार्थ उपकरण चाहिए बच्चों, वही यथार्थ उपकरण बना विभवमापी। विभवमापी जब शुद्ध मान बताता है, मतलब जब मान बताने की बारी आती है तो उस समय वह परिपथ से धारा लेना बंद कर देता है, और जब परिपथ से धारा लेना बंद कर देगा, आप समझ चुके हैं वोल्टमीटर जैसे धारा लेना भी बंद कर देता, तो हम जानेंगे कि विभवांतर के मान में कोई अंतर ना आता। इसका मतलब है कि अगर शुद्ध मान प्राप्त होना है तो फिर कोई धारा ना ले उपकरण, तो ऐसा वोल्टमीटर नहीं कर पाएगा बच्चों। ऐसा सिर्फ और सिर्फ विभवमापी ही कर सकता है। इसलिए विभवमापी अपने मन में बैठा लें कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। इतनी बात बैठ गई होगी मन में। अब इतनी बात बैठ गई तो अब हम विभवमापी पर चलते हैं, विभवमापी सीखते हैं कि विभवमापी क्या है। विभवमापी विभवमापी हम डिफिनीशन याद कर लिए बच्चों का, कॉपी कलम है आपके पास तो आप लिखते चलेंगे। इतनी बार डिफाइन हो रहा है कि आपको याद हो गया होगा। विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है, शुद्ध मान देने वाला उपकरण है। अब विभवमापी आप समझ गए तो अब हम उसकी रचना सीख लेंगे, हाँ होता कैसा है, फिर हम उसका कार्य सिद्धांत सीख लेंगे कैसे वो शुद्ध मान दे देता है। तो भाई रचना कार्य सिद्धांत सीखना है हमको, तो चलिए उसकी रचना और कार्य सिद्धांत पर बढ़ते हैं बच्चों। रचना आपके सामने है उसकी, यही विभवमापी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये विभवमापी का एक सरलतम रूप आपके सामने दिखाया गया है। आप इसी को अपनी कॉपी पे बना लें और फिर हम इसी से रचना कार्य सिद्धांत दोनों सीखेंगे। रचना भी इसकी सीखेंगे, कार्य सिद्धांत भी सीखेंगे। चलिए बारी बारी सीखना शुरू किया जाए। सबसे पहले इसकी रचना याद की जाती है बच्चों। रचना क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको इसमें एक तार दिखाई पड़ रहा है AB। रचना हमें याद भी यही करनी है कि इसमें मुख्य रूप से मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक लंबा तार, लंबा बच्चों 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है। आप समझें कि यही जो तार AB दिखाई दे रहा है यही 4 से 12 मीटर लंबा तार है। तो आप याद करें, मैंने बैठा है कि इसमें मुख्यतः मैग्नीन या कांस्टेंटन का 4 से 12 मीटर लंबा तार या एक लंबा तार AB होता है, जिसका एक सिरा देख रहे हैं एक बैटरी सीसा संचायक बैटरी होती है। आप जानते हैं बच्चों सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल आप जानते हैं कि जिनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। द्वितीयक सेल आप जानते हैं कि ये ऐसे सेल होते हैं जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं। और जब सेलों की संख्या बच्चों एक से ज्यादा हो जाती है तो आप जानते हैं वो बैटरी बन जाती है। सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल आप जानते हैं द्वितीयक सेल है, और एक से ज्यादा सेल जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी एक सीसा संचायक बैटरी है, यही सीसा संचायक बैटरी B1 है। इसी सीसा संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ दिया जाएगा। सीसा संचायक सेल कह सकते हैं, सीसा संचायक बैटरी कह सकते हैं। ये तार हम सीखे बच्चों किसका था? मैग्नीन या कांस्टेंटन का। हम मैग्नीन लिख दे रहे हैं, आप जानते रहे कि मैग्नीन या कांस्टेंटन में से कुछ भी हो सकता है। हम सीखे क्या कि इसमें मुख्य तार मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक लंबा तार भी होता है, जिसका एक सिरा एक सीसा संचायक बैटरी के धन सिरे से, जबकि दूसरा सिरा एक धारा नियंत्रक RH लिखा है, रिहास्टेट है, और एक कुंजी के द्वारा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। बच्चों रचना बस इतना याद करनी है कि एक मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक लंबा सा तार 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है, जिसका एक सिरा एक सीसा संचायक बैटरी के धन सिरे से, दूसरा सिरा कुंजी और धारा नियंत्रक द्वारा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। रचना खत्म। अब उपयोग में कैसे लाते हैं हम इसको? हम मान लेते हैं हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ये है आपके सामने। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका धन सिरा तार के A सिरे से
अब तार का ए सिरा कौन सिरा है? तार का ए सिरा वो सिरा होगा जो धन है, उच्च विभव पर है, वही सिरा ए सिरा है। और ऋण सिरा जो है बच्चों, ये देखिए आप एक धारा मापी से जोड़ा गया है। ये धारा मापी है बच्चों, धारा मापी गैल्वेनोमीटर होती है, वही धारा मापी लगी हुई है, जिसका ऋण सिरा हम कहेंगे धारा मापी के द्वारा किससे जोड़ा गया है? जे लिखा हुआ है, जे विसर्पी कुंजी या जौकी है। इसको आप याद करेंगे, विसर्पी कुंजी या जौकी, विसर्पी कुंजी या इसको जौकी बोला जाता है। फिर से याद कर लें, हम कह रहे हैं जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका धन सिरा तार के ए सिरे और ऋण सिरा एक धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जौकी से जोड़ देते हैं। बस रचना खत्म। अब आप सीखना शुरू करेंगे कि इसको कैसे ये काम करने लगता है। आप चित्र देख रहे होंगे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि एक बार J1 पे स्पर्श कराया गया, एक बार J2 पे स्पर्श कराया गया, एक बार J पे स्पर्श कराया, इसलिए कराया गया है उसका सिद्धांत समझने के लिए स्पर्श कराया गया है। बारी बारी आप अभी सीखेंगे सबको। सीखने से पहले हम कुछ बातें और सीख लें। हम एक राशि विभव प्रवणता जानते हैं बच्चों, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर। पिछली वीडियोस में हमारे है विभव प्रवणता में जो छेद की तीव्रता में संबंध है। कहीं कठिनाई महसूस होगी, आप पिछली वीडियो खोलकर देख लेंगे। विभव प्रवणता हम सीखे हुए हैं, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर अथवा एकांक दूरी पर विभव में होने वाली कमी विभव प्रवणता कहलाती है। हम आप चित्र देख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि तार का जो ए सिरा है वह बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। हम जानते हैं कि धन सिरे से जुड़ने का मतलब धन विभव पर है, और जो बी सिरा है वो तार के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ऋण सिरे से जुड़ने का मतलब ऋण विभव पर है। बच्चों हम आप जानते हैं कि धन विभव उच्च विभव होता है, ऋण विभव बढ़ने पर विभव में लगातार कमी हो रही है। और आप जानते हैं कि एकांक दूरी पर विभव में होने वाली कमी क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। तो कमी हो रही है तो भाई वही जितनी कमी हो रही होगी, एकांक दूरी मतलब बच्चों 1 मीटर पर, 1 मीटर पर विभव में जितनी कमी हो गई होगी वही विभव प्रवणता कहलाएगी। अब कितनी हो गई होगी आपको पता लगाना पड़ेगा, वो गणित है, गणित से भी आप पता लगा लेंगे कहां कितनी हो गई होगी, लेकिन जितनी हुई होगी वो विभव प्रवणता है। और विभव प्रवणता तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होती है। कैसे समझेंगे अभी? हम आप सीख गए कि ए उच्च विभव पर है, बी निम्न विभव पर है। इसका मतलब ए से बी की तरफ जाने पर विभव में कमी हो रही है। विभव में कमी हो रही है तो बच्चों विभवांतर में क्या होगी? विभवांतर माने विभवों का अंतर। तो विभवांतर में क्या होगी? कमी होगी कि वृद्धि होगी? थोड़ा सा समझें। जैसे हम मान लें कि ये हिस्सा +5 वोल्ट पर है, ये हिस्सा -5 वोल्ट पर है, तो +5 -5 कैसे आया होगा भाई? +5 का मतलब आप जान लें कि ये धन +5 वोल्ट के धन विभव पर है और ऋण वाला -5 वोल्ट के ऋण विभव पर है। मान लीजिए 1 मीटर पर गए +4 हुआ, भाई विभव कम होना है। 1 मीटर गए +4, 2 मीटर गए 4 के बाद +3, फिर 1 मीटर और गए +2, फिर 1 मीटर गए +1, फिर 1 मीटर गए 0, फिर 1 मीटर गए -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गए हम? बी पर। अब हमसे कहा जाए कि 1 मीटर पर विभवांतर बताइए तो 5 - 4 बताएंगे। 2 मीटर पर बताइए तो 5 - 3 बताएंगे। 3 मीटर पर बताइए तो आप 5 - 2 बताएंगे। अगर 1 मीटर पर मान लें 1 वोल्ट गिर रहा है तो हम समझ गए कि भाई 5 - 4 1 आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं विभव भले ही कम हो रहा है लेकिन विभवांतर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आपके मन में बैठा रहे कि हम तार के ए से बी की सिरे की ओर बढ़ते हैं तो विभव में लगातार कमी लेकिन विभवांतर में लगातार वृद्धि होती है। और एकांक दूरी पर विभव में होने वाली जो कमी है वो विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता ने कहा तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होती। कैसे? आपने कहा कि 1 मीटर गए तो 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया तो आप विभवांतर जान गए कि 5 - 4 और विभव प्रवणता आप जानते हैं कि विभवांतर बटे दूरी होती है। तो 5/4/1 हो गया। 2 मीटर गए तो आपने कहा 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई विभव प्रवणता? 5 - 3 और चले गए 2 मीटर। मान लीजिए आप और 1 मीटर चले गए तो हम समझ रहे हैं कि 5 - 2 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंदाजा लगा लें 1 मीटर पर विभव प्रवणता कितनी है? 1 है। यहां भी 5 - 3/2 करेंगे 1 है। यहां भी हम समझ रहे हैं 5 - 2/3 करेंगे बराबर कितनी आ जाएगी? 1। समझे? फिर से समझ लें
आपने कहा अगर 1 मीटर पर 1 वोल्ट डाउन हो रहा है तो भाई 1 मीटर बाद 5 से +4 होगा, फिर +3 होगा, फिर +2, +1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5 हो जाएगा। तो 1 मीटर पर अगर आपसे कहा दिया विभव प्रवणता निकाल दीजिए तो विभव प्रवणता हम जानते हैं विभवांतर बटे दूरी होती है। पहले 1 मीटर का विभव प्रवणता इतना, फिर 2 मीटर की विभव प्रवणता इतनी, फिर 3 मीटर की विभव प्रवणता इतनी है, 4 मीटर वाली भी निकालना चाहेंगे तो 5 - 1 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि आप जान गए 1 मीटर और गिर जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि विभव प्रवणता हरदम 1 आ रही है बच्चों। तो 1 आना हमने गणित नहीं सीख रहे हैं, हम जान गए कि इसका मतलब है कि विभव प्रवणता प्रत्येक भाग के लिए समान होगी। विभवमापी के तार के प्रत्येक भाग की विभव प्रवणता समान होगी, ये मन में बैठा रहे बच्चों। आंतरिक सवाल अभी आपको सिखाया जाएगा, आपको मजा आएगा सवाल सीखेंगे तब। बहुत बड़ा सा सवाल होगा, बस छोटा सा आंसर अगर आपके कॉन्सेप्ट मन में बैठा होगा तो। और कॉन्सेप्ट में विभव प्रवणता एकदम ठूस के बैठ जाए, क्योंकि बिना विभव प्रवणता समझे और बिना विभव प्रवणता ज्ञात किए न तो हम इसकी थियरी समझ पाएंगे, न तो हम इसका सवाल लगा पाएंगे। तो विभव प्रवणता अपन में बैठ गया होगा। विभवांतर बटे दूरी होती है जो तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होती है। कैसे होती है समान, वो आपको हमने सिखा दिया है। चलिए उतना सीख गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। हम जान गए, फिर से एक बार सब बात मन में बैठा ले बच्चों, फिर से सब बात समझ ले। विभवमापी क्या है? विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। खत्म। अब हम रचना क्या किए, इसमें मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक लंबा तार AB होता है, जिसका एक सिरा या ए सिरा एक सीसा संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से तथा दूसरा सिरा एक धारा नियंत्रक और कुंजी द्वारा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। आगे हम जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसका धन सिरा तार के ए सिरे से और ऋण सिरा एक धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी से जोड़ देते हैं। बस बात खत्म। आगे आप समझाएंगे कि तार के एक सिरे का विभव उच्च जबकि बी सिरे का विभव निम्न है, अर्थात ए से बी सिरे की ओर बढ़ने पर विभव में कमी जबकि विभवांतर में वृद्धि होगी, और एकांक दूरी पर विभव में होने वाली कमी विभव प्रवणता कहलाती है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है, या तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होगा। अगर इतनी बात बैठ गई है मन में बच्चों तो आगे बढ़ा जाए। अब आप देख रहे हैं चित्र बनाया गया है, चित्र में जॉकी को 3 जगह स्पर्श कराया गया, एक बार J1 पर, एक बार J2 पर, फिर एक बार J पर। तो बारी-बारी से तीनों का अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं पहली कंडीशन सीखते हैं। मान लेते हैं कि जॉकी को J1 पर स्पर्श कराते हैं। माना जॉकी को J1 पर स्पर्श कराते हैं, J1 पर स्पर्श कराते हैं। अब बच्चों एक बात मन में आपके बैठ जाए, J1 J2 दिखाने का उद्देश्य क्या है? आपने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि A और J1 के बीच जो विभवांतर होगा वो थोड़ा कम होगा, A और J के बीच विभवांतर और ज्यादा होगा, फिर A और J2 के बीच पढ़ेंगे तो विभवांतर और ज्यादा हो जाएगा, A और B के बीच पढ़ेंगे तो विभवांतर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि A और J के बीच का, J1 के बीच का जो विभवांतर है वो मान सकते हैं कम है। कम किससे मानेंगे? इस सेल से। हम मान लेते हैं, माना A और J1 के बीच का जो विभवांतर है माने VA-J1, ये लेस देन है सेल के विद्युत वाहक बल से। यह सेल का विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल A और J1 के बीच के विभवांतर से ज्यादा है। भाई विभवांतर ज्यादा होगा तब हम जानते हैं, पहले विद्युत वाहक बल, मन में कोई दुविधा न पैदा हो जाए। विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल्स जब धारा देता है किसी परिपथ में तो अंदर भी आवेश प्रवाहित करता है, बाहर भी आवेश प्रवाहित करता है। अंदर और बाहर आवेश प्रवाहित करने में खर्च होने वाली टोटल ऊर्जा एकांत समय में, अंदर और बाहर खर्च होने वाली जो संपूर्ण ऊर्जा है वही हम आप समझ रहे हैं कि इस दल का विद्युत वाहक बल है। विभवांतर क्या है बच्चों? विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बाहर की बात होती है। सेल के बाहर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करती है सेल, वो विभवांतर होता है। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है कि अगर अंदर बाहर टोटल आवेश प्रवाहित करना है तो विद्युत वाहक बल, और केवल बाहर कर रहे हैं तो विभवांतर है। दोनों विभवांतर ही, दोनों विद्युत वाहक बल है, दोनों विभवांतर है।
बस विद्युत वाहक बल शब्द तब यूज किया जाता है जब अंदर बाहर दोनों आवेश प्रवाह होता है, और विभवांतर शब्द तब यूज किया जाता है जब आवेश प्रवाह केवल और केवल सेल के बाहर बाहर होता है। तो हम मान क्या लिए कि A और J1 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। अगर हम अपने विभवांतर वाले चैप्टर में चले तो हम सीखे थे कि जब अलग अलग विभव वाली दो वस्तुएं आपस में जोड़ दी जाती हैं तो आवेश धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक चलते रहते हैं जब तक कि उनके विभव बराबर ना हो जाए। और धनावेशों के चलने की दिशा धारा की दिशा होती है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि जो धारा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है। तो यहां भी धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगी। उच्च आपने किसको माना है? सेल को। सेल को आपने उच्च मान लिया तो धारा यहां से निकलेगी, ई से धारा निकलेगी और ए जाएगी, ए से J1 में जाएगी, J1 से ई में लौट आएगी। अब आप कहेंगे यदि VA-J1 लेस देन है ई से तो सेल के धारा की प्रधानता होगी, क्योंकि सेल का विभव ऊंचा है, लेवल ऊंचा है, तो सेल की धारा की प्रधानता होगी और धारा मापी में धारा EA-J1 ई मार्ग से प्रवाहित होगी। E से A से J1, J1 से E मार्ग से प्रवाहित होगी। आप सीखें कि अगर धारा मापी में धारा EA-J1 ई मार्ग से प्रवाहित होगी तो धारा मापी में किसी निश्चित दिशा में विक्षेप होगा। धारा मापी एमीटर आप जानते हैं कि धारा मापी दोनों दिशाओं की धारा नाप सकती है, जबकि एमीटर सिर्फ एक दिशा की धारा नापती है। इसीलिए एमीटर की जगह मापी प्रयोग में लाया जा रहा है कि जब जरूरत पड़े बाएं धारा बह रही हो तो बाएं नाप लिया जाए, दूसरी तरफ बह रही हो तो दूसरी तरफ नाप लिया जाए। तो यहां हम जान गए कि धारा एक दिशा में बही तो किसी एक दिशा में विक्षेप हो गया होगा। आप देख रहे हैं कि इसने कांटा की एक तरफ विक्षेपित हो गया है। इतना सीख गए हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि दूसरी जगह स्पर्श कराते हैं, माना J2 से स्पर्श कराते हैं, माना J2 से स्पर्श कराते हैं। अब J2 कौन जगह है? मान लेते हैं जहां विभवांतर अब सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो गया है। विभवांतर जो है A और J2 के बीच का वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो गया है। अब आपको बता रहे जबरदस्ती यार, कभी कम कभी ज्यादा मान ले रहे हैं आप। तो आप अभी सीखे बच्चों कि जब आप A से B की ओर बढ़ रहे थे तो विभव में कमी और विभवांतर में वृद्धि हो रही है। क्योंकि आप जान गए कि आप J1 से J2 मतलब A से B की ओर बढ़ रहे हैं तो विभवांतर बढ़ रहा होगा। तो अब ये माना गया है कि A और J2 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। तो हम समझ गए होंगे कि ऊपर का विभव उच्च है, नीचे का विभव निम्न है और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो धारा अब इधर से निकल के आएगी, इधर से निकल के आएगी बच्चों। और धारा A E फिर J2 A मार्ग से ये देख रहे हैं लगी हुई ना, A से E में आएगी, फिर ऐसे ही धारा मापी में जाएगी, फिर J2 के रास्ते लौट आएगी। तो आप लिखेंगे कि यदि भी A J2 ग्रेटर देन हो गया E से तो इस समय बैटरी की धारा की प्रधानता, बैटरी की धारा की प्रधानता क्यों? क्योंकि आप जाने कि A और J2 के बीच का जो विभवांतर है वो बैटरी वाला है, इसलिए बैटरी की धारा की प्रधानता होगी और धारा मापी में धारा A E J2 A मार्ग से प्रवाहित होगी और धारा मापी में पहले के विपरीत विक्षेप होगा। क्यों विपरीत होगा? अब J1 वाले में आपने देखा था धारा ऊपर से नीचे आई थी, इसमें देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रही है। तो हम जान गए कि भाई धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी तो धारा मापी का विक्षेप भी उलट जाएगा। अब मन में बैठाइए थोड़ा सा, J1 पे स्पर्श कराए कांटा बाएं गया, J2 पे स्पर्श कराए तो कांटा दाएं गया। अब J1 और J2 के बीच में कोई ऐसा भी तो स्थान होगा न जहां न बाएं जाएगा न दाएं, और जहां कहां रहेगा वो सीधा। सीधा मतलब धारा मापी में सीधा होने का मतलब धारा मापी का शून्य बीच में होता है बच्चों। इधर फिर पैमाना बना होता है, इधर पैमाना बना होता है, तो कांटा यहाँ है, इसका मतलब है कि परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। तो कंडीशन तीसरी हमें यही याद करनी है। तीसरी कंडीशन में आप समझाएंगे कि उपरोक्त दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा भी स्थान होगा जहां जौकी को विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। वो कौन स्थान होगा? वो वह स्थान होगा जहां भाई तार का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो। क्योंकि अभी आप सीखे कि एक बार विभवांतर कम था तो एक दिशा में विक्षेप हो गया, एक बार विभवांतर ज्यादा हुआ तो दूसरी दिशा में विक्षेप हो गया। तो अब इन दोनों बातों से स्पष्ट है
कि जब विभवांतर भाई जब विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब विभवांतर न कम है न ज्यादा है, इसका मतलब उस टाइम विभवांतर बराबर है। किसका विभवांतर? तार का। किसके बराबर? सेल के विद्युत वाहक बल के। तो हम सीख गए कि भाई उपरोक्त दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा स्थान होगा जहां जॉकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, या धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में भाई दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, अगर वह बिंदु हम मान लीजिए J है, तो A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो बराबर हो जाएगा सेल के विद्युत वाहक बल के। A और J के बीच का विभवांतर बराबर किसके होगा? सेल के विद्युत वाहक बल। यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है। यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है। आप मन में फिर से सब बात बैठा लें, कार्य सिद्धांत निपट गया है। यही समझना था हमें समझना यही था कि जॉकी को हम ऐसी जगह पे स्पर्श करा दें कि दोनों ओर का विभवांतर बराबर हो जाए, धारा का बहना बंद हो जाए। और जब धारा का बहना बंद हो जाता है तो विभवांतर, हम जानते हैं कि भाई परिपथ में कोई धारा जब नहीं बहती तो जो भी नापने वाला उपकरण है वो विभवांतर या विद्युत वाहक बल का शुद्ध मान देता है। तो शुद्ध मान हमें प्राप्त हो जाएगा इस समय। तो फिर से सब बात ध्यान में बैठा लें। रचना आप क्या याद किए थे कि इसमें मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक लंबा तार AB होता है, जिसका एक सिरा एक शीशा संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से, जबकि दूसरा सिरा एक धारा नियंत्रक और कुंजी द्वारा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है बच्चों, उसका धन सिरा तार के A सिरे से और ऋण सिरा एक धारामापी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा सर्पी कुंजी या जॉकी से जोड़ देते हैं। आगे बस इतना चित्र समझाने के बाद क्या बताएंगे, चूंकि चित्र से स्पष्ट है कि तार का A सिरा उच्च विभव पर जबकि B सिरा निम्न विभव पर है, तो अर्थात A से B के सिरे की ओर बढ़ने पर विभव में कमी हो रही है, और विभव में कमी होगी तो विभवांतर में क्या होगी? वृद्धि। आप बताएंगे A से B सिरे की ओर बढ़ने पर विभव में कमी अथवा विभवांतर में वृद्धि होगी। और तार की एकांक लंबाई पर विभव में होने वाली कमी विभव प्रवणता कहलाती है बच्चों, जो तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होगी। आप बैठाए दिमाग में कि तार के लिए आपने कहा, तार AB के लिए आपने कहा कि A से B सिरे की ओर बढ़ने पर विभव में कमी या विभवांतर में वृद्धि होगी, और एकांक दूरी पर विभव में होने वाली कमी विभव प्रवणता कहलाती है, जो तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होगी। तो हम जान गए भाई विभव प्रवणता मालूम चल गई। अब जॉकी को स्पर्श कराने की तीन स्थितियां दिखाई गई हैं। पहली स्थिति समझाएंगे, हम मान लेते हैं कि J1 से स्पर्श कराते हैं, यहाँ J1, तो चूंकि आप विभवांतर आगे बढ़ रहा, तो यहाँ पहले विभवांतर मान लिया गया कि A और J1 के बीच का विभवांतर कम है विद्युत वाहक बल से। मतलब ऊपर वाला जो आवेश का लेवल है वो डाउन है, नीचे वाला आवेश का जो तल है वो ऊंचा है। आप जानते हैं कि आवेश हमेशा उच्च तल से निम्न तल की तरफ ही चलता है, तो आवेश माने धारा इस सिरे से निकली और आप लिखेंगे कि J1 E मार्ग से प्रवाहित हो जाएगी, और धारामापी में J1 E मार्ग से प्रवाहित होगी तो धारामापी का कांटा एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। आगे चलिए, अब J2 से स्पर्श कराते हैं। J2 थोड़ा दूर है बच्चों, दूर सिर्फ इसलिए सिखाया गया है कि आगे बढ़ने पर विभवांतर बढ़ जाता है, तो J2 पर विभवांतर को आपने क्या मान लिया कि ग्रेटर देन है, इससे ज्यादा है विद्युत वाहक बल से। अब विभवांतर ज्यादा हो गया है तो आप जाने ऊपर का लेवल ज्यादा, तो अब धारा ऊपर से नीचे आएगी, मतलब J2A मार्ग से प्रवाहित होगी। अब दिशा विपरीत हो गई तो आप बताएंगे अब धारामापी में पहले की विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। अब उपरोक्त दोनों स्थितियों से हमें क्या, अब दूसरी कंडीशन खत्म बच्चों। अब उपरोक्त दोनों स्थितियों से क्या पता चल रहा है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा स्थान होगा जहां जॉकी को स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा उस टाइम सेल के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा? बराबर। यदि वह स्थान J मान लें हम, तो A और J के बीच का जो विभवांतर है वही सेल के बराबर हो जाएगा किसके? विद्युत वाहक बल के। यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है। तो अब हमको पता क्या लगाना है, किसी भी तरीके से A और J के बीच का विभवांतर पता चल जाए। विभवांतर से पहले आप जान गए हैं कि विभव प्रवणता पता चल जाती तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि विभव प्रवणता तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होती है, और लंबाई हम बैटरी लेकर नाप भी सकते हैं, स्केल लेकर नाप सकते हैं हम लंबाई। तो हम विभव प्रवणता पता लगा लें। विभव प्रवणता चलिए पता लगाया जाए। यदि हम ये मान लें, यदि तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो तथा तार में बहने वाली धारा I हो,
तार में बहने वाली धारा आई। तो तार की विभव प्रवणता, तार की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का सूत्र हम जान चुके हैं बच्चों, K बराबर V अपान L होता है। V को हम लिख देते हैं I इंटू R बटे L हो जाएगा। R बटे L क्या है भाई? अगर L लंबाई का प्रतिरोध हम मान लें कि R है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा? R बटे L, R बटे L होगा, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो माना है आपने, तो विभव प्रवणता आ गया I इंटू रो। यदि हम मान लें कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में AJ भाग की लंबाई L हो, AJ भाग की लंबाई L हो, तो AJ भाग का विभवांतर कितना होगा? AJ भाग का विभवांतर, विभवांतर विभव प्रवणता का सूत्र लगा देंगे बच्चों। विभवांतर विभव प्रवणता के बराबर V अपान L होता है, तो V बराबर KL हो जाएगा। तो हम विभवांतर VAJ बराबर समझ रहे हो जाएगा VAJ। VAJ बराबर हो जाएगा KL के। ये A और J के बीच का विभवांतर आ गया, जबकि आपने कार्य सिद्धांत में क्या सीखा था? K और J के बीच का विभवांतर एक किसके बराबर है? सेल के विद्युत वाहक बल के। तो इसका मतलब बच्चों हम जान गए, चूंकि VAJ ही बराबर होता है किसके? सेल के विद्युत वाहक बल के। अतः हम आप कह सकते हैं कि E बराबर भी किसके आ गया? K इंटू L के। माने हमें मालूम चल गया सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E बराबर K इंटू L। यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है। कार्य सिद्धांत निपट गया। बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर का बच्चों पूछा जाता है, यहीं तक आपको समझाना है। रिजल्ट आपका लिखने का काम पूरा हो जाएगा। आप भाई जितना भी हमने बोला है उसकी एक नोट्स आपको हमारे जब रेगुलर लेक्चर आपको मिलने लगेंगे, लाइव क्लासों में जो ऑनलाइन क्लासें आपको मिलने लगेंगी, जब उस टाइम आपको यही लेक्चर फिर से आप जब सीखेंगे हमारे साथ, तो हम आप इसके सारे नोट्स PDF माध्यम से आपको हमारे चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप एक बार 2 बार आपको किताब भी खोलने की जरूरत न पड़ेगी। किताब में आप देखेंगे बड़ा ज्यादा मैटर लिखा होगा, बड़ी संक्षिप्त शब्दों में आपको नोट्स भी इसका तैयार मिल जाएगा, जिसका अध्ययन करके आप 5 में से 5 अंक प्राप्त करेंगे बच्चों। अब इतनी बात सीख गए हो तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लें आप। हमको विद्युत वाहक बल निकालना हुआ तो K चाहिए, L चाहिए। क्या है K? तार की विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता क्या सीखे थे हम? विभव प्रवणता अभी सीखे हुए कि हाँ K बराबर V बटे L होता है। तो विभव प्रवणता कैसे निकलेगा? हमको विभव प्रवणता निकालने के लिए विभवांतर निकालना पड़ेगा, लंबाई। तो आप लंबाई तो आप जानते करते हैं कि 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है। तो 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है, तो लंबाई L मालूम नहीं है हमें कितना लंबा है। अब दूसरी बात हमको विभवांतर के बारे में, तो अगर विभवांतर हम डायरेक्ट सेल किसी सेल को धारामापी से लगा देंगे तो सेल का जो भी टर्मिनल विभवांतर होगा वही तार का विभवांतर हो गया। अगर मान लीजिए रास्ते में प्रतिरोध लगा है, धारा नियंत्रक लगा है, तो कुछ बढ़ जाएगा, जितना बढ़ जाएगा, जितना बचा रहेगा वो विभवांतर आप अपने तरीके से ज्ञात कर देंगे। और विभवांतर में जब आप लंबाई से भाग करा देंगे तो विभव प्रवणता मालूम चल जाएगी। अब जितनी लंबाई से शून्य विक्षेप मिलेगा, जितनी लंबाई से शून्य विक्षेप मिलेगा, तार का धारामापी का कांटा नहीं हिलेगा, उतनी लंबाई रख देंगे, आप K के साथ गुणा करा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा विद्युत वाहक बल। तो मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है विभव प्रवणता ज्ञात करना। किसी भी तरीके से, अभी हम आंकिक प्रश्नों की तरफ पढ़ेंगे बच्चों, तो हम किसी भी तरीके से विभव प्रवणता ज्ञात कर लें। जैसे विभव प्रवणता ज्ञात हो जाएगी, हमको विभव मापी से जुड़ा सारा सवाल बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो आ जाएगा। तो एक बार फिर से सब बात दोहरा ले मन में, क्या क्या करना है भाई। विभव मापी क्या है? किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है।
रचना क्या याद किए थे कि इसमें मैग्नीन या टंगस्टन का एक लंबा तार AB होता था, जिसका एक सिरा एक सीसा संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से, सीसा संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से, और दूसरा सिरा एक धारा नियंत्रक और कुंजी द्वारा ऋण सिरे से जुड़ा होता है। जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है उसका धन सिरा तार के A सिरे से और ऋण सिरा एक धारा मापी के द्वारा विसर्पी कुंजी या जॉकी से जोड़ देते हैं। रचना खत्म। अब आप बताएंगे भाई तार के A सिरे का विभव उच्च जबकि B सिरे का विभव निम्न है, अर्थात A से B सिरे की ओर बढ़ने पर विभव में कमी अथवा विभवांतर में वृद्धि होगी। एकांक दूरी पर विभव में होने वाली कमी विभव प्रवणता होती है जो तार के प्रत्येक भाग के लिए समान होगी। हम जानेंगे, इतना लिख देंगे। अब आप समझाएंगे कि भाई चित्र में जॉकी को स्पर्श कराने की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। हम मान लेते हैं J1 से स्पर्श कराते हैं, चूंकि J1 की लंबाई यदि कम है तो हम मान लेते हैं कि A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। तो अगर जब A और J1 के बीच का विभवांतर कम है, सेल का विद्युत वाहक बल से ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ आवेश का तल ऊंचा, यहाँ नीचा है और आवेश या धारा उच्च तल से निम्न तल की ओर जाती है, तो आप बताएंगे धारा मापी में धारा J1 E मार्ग से प्रवाहित होगी और धारा मापी में किसी निश्चित दिशा में विक्षेप होगा। आप लिखेंगे, फिर से सुनिए क्या लिखना है कि माना विसर्पी कुंजी को बिंदु J1 से स्पर्श कराते हैं जहां A और J1 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। इस दशा में सेल की धारा की प्रधानता होगी और धारा मापी में धारा J1E मार्ग से प्रवाहित होगी और धारा मापी में किसी निश्चित दिशा में विक्षेप होगा। खत्म। दूसरे नंबर पे चलिए, माना जॉकी को बिंदु J2 से स्पर्श कराते हैं, विसर्पी कुंजी किसका आगे J2 पे ले गए, जहां दूरी पड़ गई है तो हम मान लेते हैं कि आपकी विभवांतर जो है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। अब अगर विभवांतर ज्यादा है विद्युत वाहक बल से, इसका मतलब ऊपर आवेश का तल ऊंचा है, नीचे नीचा है और आवेश फिर धारा ऊपर से नीचे की तरफ अब की आएगी और आप लिखेंगे धारा मापी में धारा J2A मार्ग से, J2A मार्ग से प्रवाहित होगी और धारा मापी में पहले की विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। कांटा देखते रहेंगे बनाने समय, बिल्कुल भी गलती ना हो, दोनों में विक्षेप विपरीत दिखाना है आपको। अब आप समझाएंगे जब 2 खत्म हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच में एक ऐसा भी स्थान होगा जहां जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा या धारा मापी के शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाएगी और इस दशा में दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यदि वह स्थान बिंदु J हो तो हम जानेंगे कि A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है, यही विभवमापी का कार्य सिद्धांत है। बच्चों समझ गए हैं। अब थोड़ा सा विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा तो कैसे निकालेंगे हम विभवांतर, ये पता लगाने के लिए यदि हम मान लें कि तार AB की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो तथा तार में बहने वाली धारा I हो तो तार की विभव प्रवणता बच्चों हम जान लें कि K बराबर V/L होगी। V को हमने R लिख दिया और R/L हम समझ गए कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध होता है जो रो में बदल गया, तो हमको K मालूम चल गया, I × रो हो गया। यदि हम मान लें कि शून्य विक्षेप की स्थिति में AJ भाग की लंबाई, जो AJ था यही AJ भाग की लंबाई L हो तो AJ भाग का विभवांतर कितना हो जाएगा भाई, विभव प्रवणता वाली परिभाषा से विभवांतर बराबर, अब यही विभवांतर है K × L हो जाएगा, बस K × L लिख दिया गया। क्योंकि विभवांतर ही हम सीखे थे किसके बराबर था, विद्युत वाहक बल के, तो हम जानेंगे कि इसका मतलब E बराबर भी किसके होगा, KL के। अब थियरी हम समझ गए बच्चों। इस थियरी के आधार पर ढेर सारे न्यूमेरिकल, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाना 2 3 से 4, बस ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन में लगा दिया जाता है और आएगा बच्चों 5 नंबर का आता है और मजा आ जाता है जब 3-4 लाइन में जब हमको 5 नंबर मिलता है, जब हम हमारे खुशी के हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं बच्चों और सीख जाते हैं कि हाँ कैसे हम विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या जो भी कुछ बातें बता दी जाएंगी, कुछ बातें पूछी जाएंगी। एक सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कि भाई एक चित्र आपके सामने दिखाया गया। हम सवाल पढ़ते हैं, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में एक 4 वोल्ट की बैटरी E1 तथा एक परिवर्ती प्रतिरोध RH विभवमापी के तार AB के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विभवमापी के तार की लंबाई 1 मीटर, बच्चों लंबाई दे दी गई 1 मीटर। सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट का संबंध A व C से करने पर सेल में कोई धारा नहीं बहती। AC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, AC भाग की लंबाई आपको मालूम चल गई 60 सेंटीमीटर है। अब ज्ञात क्या करना है, विभवमापी के सिरे A व B के बीच विभवांतर। विभवांतर किसके बीच बताना है बच्चों, A और B के बीच बताना है। और क्या बताना है
कि ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। देखिए हम थियरी सीखते समय हम सीख गए थे कि कुल मिला के कोई जुगाड़ लगाएंगे हमसे निकल जाए विभव प्रवणता। विभव प्रवणता कैसे निकलेगी, हमें मालूम चल जाए विभवांतर और दूरी। तो अब आपसे इस प्रश्न में क्या रखा है, आप ध्यान से अगर देख रहे हो, सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है का संबंध तार के ए व सी बिंदुओं से करने पर सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बच्चों कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है मतलब क्या, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। और शून्य विक्षेप की स्थिति में हम क्या जान रहे हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति हम जाने की जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम जान गए हैं इसका मतलब कि ए और सी के बीच का जो विभवांतर है वो सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर है और उसका मान हम जान गए कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट। और लंबाई दिखाई पड़ रही है 60 सेंटीमीटर। तो तार AB की विभव प्रवणता, चूंकि आप जानते हैं विभव प्रवणता प्रत्येक भाग के लिए समान होती है, तो तार AB की विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, विभव प्रवणता के बराबर हम जानते हैं V/L। अब V हमको मालूम है 1.5 वोल्ट और L मालूम है कितनी दूरी का है, 60 सेंटीमीटर का है बच्चों। तो 60 सेंटीमीटर रख दीजिए, इतना वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। गुणा भाग छोड़िए भाई, कोनो काम नहीं गुणा भाग का, गुणा भाग अभी कराया जाएगा जब रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी तब। वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वैल्यू रखी गई है बच्चों, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर यूनिट लिख दे रहे हैं हम। ये तार की विभव प्रवणता आ गई बच्चों, समझ लो सवाल है आ गया। जैसे विभव प्रवणता निकालेंगे आप किसी भी सवाल में तुरंत आप जान जाएंगे अब आपसे सवाल लग गया। तो विभव प्रवणता आ गई। अब क्या पूछा गया है, आप देखिए क्या पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया है विभवमापी के ए व बी के बीच विभवांतर। अब ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है तो हम जान ही रहे हैं कि के सब के लिए समान होगा, चाहे वो AC हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो AB हो, सबके लिए समान होगा। तो अब विभव प्रवणता वाली परिभाषा लगा दीजिए। विभव प्रवणता की परिभाषा से ए व बी के बीच विभवांतर विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर VAB लिख दें और बराबर K इंटू L लिख देते हैं। L डैश लिख दिया है हमने, जहां L डैश क्या समझेंगे कि A और B के बीच की लंबाई है। अब A और B के बीच की लंबाई आपको मालूम थी, आपसे कहा गया है AB की लंबाई 1 मीटर है बच्चों। 1 मीटर माने कै सेंटीमीटर है, हम समझ रहे हैं 100 सेंटीमीटर है। तो K का मान रखिए बच्चों, K का मान निकाले थे आप 1.5/60 और भाई L का मान आप जान रहे हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है। तो एक 0 से 0 खत्म, 0 पॉइंट खत्म कर देगा। हम जान गए बच्चों कितना आ गया, आ गया 15/6। काटना चाहे आप काट दें, 3 से कितना आ गया 2.5 वोल्ट। हल कर देंगे 2.5 वोल्ट, पहला आंसर आपका पूरा। पहला आंसर आ गया बच्चों। दूसरा आंसर भी ऐसे ही एकदम सरलता से आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, तार AB तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, AB तार में कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो 20 सेंटीमीटर पर कोई स्थान ले लीजिए, मान लीजिए वही कोई बिंदु P है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको कितनी कह दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर विभवांतर नहीं निकल पाएगा। 20 सेंटीमीटर पर स्थित 20 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर, फिर विभव प्रवणता वाली परिभाषा, स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। विभवांतर बच्चों जो भी बिंदु लिखे हों आप उसका नाम लिख देंगे। जैसे V मान लीजिए P लिख दिए हो तो आपको फिर K इंटू L लगाना है। बस L अब कितना होगा, वो वही 20 सेंटीमीटर। तो K निकाले थे आप, कितना निकाले थे, 1.5 बटे हम जाने थे 60 था और L की जगह 20 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। 20 3 60 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 वोल्ट। हमारा आंसर कंप्लीट, सवाल कंप्लीट। खूब बड़ा लंबा चौड़ा सवाल बोर्ड परीक्षा में जब आएगा बच्चों देखेंगे ना, पूरा सवाल एक पेज में भरा होगा। और लगाने के लिए 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन में 5 नंबर मिला। और 5 नंबर लेने के लिए आपको 2 पेज 3 पेज लिखना पड़ता, थियरी लिखते आप।
तो हम सीख गए होंगे। अगर विभव प्रवणता बच्चों तो ये सवाल भी आया होगा आपको, और हम समझ रहे हैं कि आनंद भी आया होगा। आज आप जाएंगे घर पे तो जो बचे हुए सवाल है विभव मापी से आप उनको भी लगाएंगे, देखेंगे बड़ी सरलता से आपको आ जाएगा। थोड़ी बहुत दुविधा आएगी तो दुविधा में सिर्फ विभव प्रवणता पर ही ध्यान दीजिएगा। विभव प्रवणता कहाँ से कैसे आएगा, विभव प्रवणता आ गया बच्चों तो सारी रीडिंग आपको पता चल जाएगी, सब मान पता चल जाएंगे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। हम ऐसे ही और टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। बच्चों हमारे चैनल में एडमिशन शुरू हो गया है। आपकी लाइव क्लासें 15 सितंबर से मिलने लगेंगी। टाइमिंग आपके चैनल पे प्रसारित किया जा रहा है, मोबाइल नंबर्स उसमें दिए जा रहे हैं। जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हों उन मोबाइल नंबर्स के माध्यम से हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कर एडमिशन ले लें। और फिर 15 तारीख से जब हम लाइव क्लासों में सीरियल से टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे तो देखेंगे तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और फिजिक्स आपको ऐसी लगने लगेगी जैसे जैसे हलवा समझेंगे। और फिर इन सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।